ओके जी, फाइंड द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेगा। नेक्स्ट शीट। अब ये दो वेव्स बनी हुई है, ये दोनों वेव्स जो हैं ये कोहेरेंट। व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंस? दो वेव्स कोहेरेंट कब होती हैं? जब उनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है इट रिमेन्स कांस्टेंट। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहते हैं कि वो कोहेरेंट वेव्स हैं या उनके अंदर कोहेरेंस है। इंटरफेरेंस, जहां पे दो या दो से ज्यादा वेव्स मीट करती हैं, उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज कर जाता है। इस फिनोमिना का नाम इंटरफेरेंस है। इसको इंटरफेरेंस भी कहते हैं, इसको सुपरपोजिशन भी कहते हैं। Superposition of two waves passing from the same region and there is a change in resultant displacement is called interference. उन्होंने बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ द वेव 240 है, आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ निकालना है हमें। व्हाट इज द वेव लेंथ? ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, इससे हमने वेवलेंथ निकाल ली। जीरो से स्टार्ट हुआ है पहली वेव, एक क्रेस्ट आया, एक ट्रफ कंप्लीट होता है, तो ये वैल्यू बनती है विच इज 3.2। v is 240 डिवाइड बाय 3.2। फिर वो कहता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। पहली वेव अगर जीरो पे है तो दूसरी वेव हो ही 90 से रही है, हाईएस्ट पोजीशन पे है। क्या फेज डिफरेंस होता है बेटा? एक जीरो पे एक 90 पे है। हाँ, तो फिर 90 होगा तो जीरो कैसे हो जाएगा? इसके दरमियान में फेज डिफरेंस हम स्ट्रेट पे निकाल सकते हैं, तो दो पॉइंट चूज भी कर सकते हैं, मगर यहाँ आसानी ये है कि एक जीरो पे और एक 90 पे है, इसलिए फेज डिफरेंस 90 का ही है। अब वो कहता है जी इसको आपने ऐड करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग, तो हम पॉइंट टू पॉइंट ऐड करेंगे। ये जीरो है, ये टू पे है, तो जीरो प्लस टू कितना होता है? भाग टू। अब ये दोनों 1.5 है, क्या बनेगा? हाँ? 3. 3 बन जाएगा बेटा। 1.5 प्लस 1.5 इज 3। ये जीरो है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को चूज करूं, ये जीरो है, ये माइनस 1.5 है, तो ये माइनस 1.5 बन जाएगा। ये 1.5 है, ऐड होके 3 बन जाएगा। इस तरह मैं तमाम पॉइंट्स को चूज कर रहा हूँ। ये आप जरा ड्रॉ कीजिएगा। ये मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले मार्क कर दिए पॉइंट्स। स्केच द ग्राफ। Sir, to what extent does the wave need to be smooth in the exam? उसमें बड़ा बहुत एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये है कि वो एग्जामिनर सिर्फ ये देखा कि आपका स्केचिंग ठीक हो रही है, पॉइंट अगर पॉइंट मार्क कर लेते हैं आप, ऑटोमेटिकली वो काफी हद तक रीजनेबल बन जाती है। मगर डोंट हैव टू बी बिल्कुल परफेक्ट ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये स्केच किया हुआ है ना, ये So जिगजैग्स हैं। draw freehand करना है स्केचिंग। draw freehand. हाँ, Yes फ्री sir. हैंड ड्रॉ करना, फ्री हैंड ड्रॉ करना। जैसे मैंने किया, ये मैंने ड्रॉ किया, ये परफेक्ट तो नहीं है ना, स्केचिंग ही है, तो इसका इसके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। वो परफेक्शन वो नहीं करता, क्योंकि ये इतना 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कोई आप 4 घंटे थोड़ी लगाएंगे आप। मैक्सिमम आप 2 मिनट में ही ड्रॉ करेंगे, तो 2 मिनट में इस तरह की स्केचिंग हो रही है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। दिस इज सफिशिएंट। ये पॉइंट्स मार्क करेंगे हम पहले, वन बाय वन एडिशन करके, और फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे।
ये शायद ना हो आपके पास, ये एज इट इज ड्रॉ कर लें। क्या क्वेश्चन? ओके जी, लेजर है Yes, हमारे sir, पास। has. कैपिटल डी दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, और स्लिट सेपरेशन जो है वो 0.13 है। और वो कहते हैं ए और बी में जो वो डिफरेंस है वो 2.5 वेवलेंथ का है। 2.5 वेवलेंथ का मतलब ये है कि ये पहले आपके पास ए सेंट्रल मैक्सिमा, 2 लैम्डा का मतलब है 2 ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, और फिर आपकी थर्ड उसके बाद ये डार्क फ्रिंज आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो 2.5x बन रहा है। अगर 2 ब्राइट फ्रिंजेस होती तो पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा होता। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के अंदर पार्ट डिफरेंस जो है वो 2 लैम्डा बनता है। तो इसका मतलब 3 ब्राइट फ्रिंजेस हैं और उसके बाद हाफ आगे है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 2.5x बनेगा। तो पहले तो हम निकालेंगे एक्स, लैम्डा डी ओवर ए, वेवलेंथ दी हुई है उन्होंने हमें क्या दी, 546। डी हमें दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। और ए जो है 0.13 मिलीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो एक्स की वैल्यू आ रही है 3.57 10⁻³ अब 2.5 लैम्डा का मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान में 2.5x का डिफरेंस। तो 2.5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। आखिरी पार्ट में कहता है जी हमने इस लेजर से रिप्लेस कर दिया है ब्लू लाइट, तो मैक्सिमास के दरमियान में डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? 546 का मतलब ये है, ये तकरीबन रेडिश लाइट के करीब करीब है। ब्लू की वेवलेंथ कम होगी तो एक्स की वैल्यू भी कम हो जाए, स्मॉलर वेवलेंथ, सो डिस्टेंस मैक्सिमास विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। अब उन्होंने आपको, अगर हो सकता है ये क्वेश्चन देखिए है हमारे पास, अगर नहीं है तो ये बस वैसे ही कॉपी कर लीजिए। वेवलेंथ दी हुई है 650, कैपिटल डी दिया हुआ है 1.2, और एक्स दिया हुआ है 0.7। नहीं, क्वेश्चन इसका नहीं है, वैसे इसको वैसे कॉपी कर लें, किसी और जगह कॉपी कर लें इसको। आपने एक्स निकालना है, एक्स मींस, सॉरी आपने ए निकालना है, एक्स दिया हुआ है आपको। फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल लैम्डा डी ओवर ए। आपने ए कैलकुलेट करना है। एक्स 0.5 मिलीमीटर है, लैम्डा 650 है, और कैपिटल डी 1.2 है। उसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको वैसे कॉपी कर ले, डायग्राम ड्रॉ कर ले और ये वैल्यूज पुट कर ले वहां पे। So we have to calculate the value of a। ए को सब्जेक्ट बना लें, ये बन जाएगा लैम्डा डी ओवर एक्स। लैम्डा है 650, कैपिटल डी है 1.2, एक्स है 0.7। सिंप्लीफाई करें, यू गेट द वैल्यू ऑफ ए। अब वो कहता है विड्थ ऑफ बोथ स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। दोनों स्लिट्स की विड्थ इंक्रीज कर दी है विदाउट चेंजिंग देयर सेपरेशन। स्टेट द इफेक्ट इफ एनी दैट दिस चेंज हैज ऑन सेपरेशन ऑफ एक्स। विड्थ अगर आप बढ़ा भी देते हैं तो सेपरेशन पे सिर्फ लैम्डा डी और ए का इफेक्ट होता है, उसकी विड्थ इंक्रीज करने से सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ रही है, सो नो चेंज। इंटेंसिटी अगर दोनों की बढ़ गई है तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। दोनों की बढ़ाई है, कैंसिल आउट करके जीरो ही आंसर आना है, इसलिए देर इज नो चेंज इन द डार्कनेस। कॉपी कर लें इसको। ओके, व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट लाइट? Two sources are said to be coherent if the phase difference between them remains constant। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि इंफ्रारेड जो है वो मोर देन 700 होती है, अल्ट्रा वायलेट जो है वो लेस देन 400 होती है, रेड लाइट जो है वो 650 है, वायलेट लाइट जो है 450 है। ये बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए वेवलेंथ का। इन्होंने हमें रेड लाइट कही हुई है, इसका मतलब है वेवलेंथ 650 हो जाएगी हमारी। कैपिटल डी 2.4 है, ए की वैल्यू 0.86 है। सेपरेशन और डार्क फ्रिंजेस का मतलब है कि आपने एक्स ही निकालना। तो वेवलेंथ मेरा 650 होगी नैनोमीटर, कैपिटल डी 2.4 होगा, मीटर्स में ही है, और ए मेरा 0.86 मिलीमीटर था, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले आप मेरा आंसर जो आएगा वो मीटर में ही आएगा।
मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिलीमीटर में इसका आंसर 1.8 mm। अब वो कहते हैं इनिशियली दोनों की इंटेंसिटी सेम थी, अब एक ही आपने कम कर दी है। इंटेंसिटी ऑफ वन स्लिट इज नाउ रिड्यूस्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डार्क फ्रिंज? क्या वो कंप्लीटली कैंसिल आउट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, बल्कि इट विल बिकम लाइटर। हाँ जी। नो लॉन्गर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, amplitude do not cancel out completely, so dark fringes will be lighter, right remains right. अच्छा, what is the part played in the diffraction of fringes? ये अपने diffraction अभी next chapter में हम करेंगे, मगर diffraction का मतलब होता है spreading of the waves। ओके जी, फर्स्ट पार्ट कहता है कि what is part played by diffraction? diffraction होती क्या है? It is spreading the waves into the region of geometrical shadow when it passes through a narrow slit or opening, so waves interfere with each other, producing off fringes as they pass from the same region. फिर वो कहता है जी द टू सोर्सेस, अच्छा वो कहता है कि जी वाई टू सोर्सेस कैन नॉट बी इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? बिकॉज आप कभी भी दो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, इसीलिए हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब असल क्वेश्चन आ रहा है, अब आपको दिया हुआ है कि आपके पास S1 S2 भी दिया हुआ है 0.48, और उन्होंने कहा है कि जी स्क्रीन के ऊपर आपको 16 फ्रिंजेस नजर आ रही हैं और टोटल लेंथ जो है वो 36 mm है। आपने वेवलेंथ निकालनी है, स्मॉल ए भी मालूम है, लेमडा भी मालूम है, एक्स कितना हो जाएगा? 36 mm में 16 फ्रिंजेस हैं, तो एक फ्रिंज जो होगा वो 36 डिवाइड बाय 16 बनती है, विच इज इक्वल 2.25 मिलीमीटर। तो यहां से हमें एक्स भी मालूम हो गया। अब हमने निकालना है लेमडा, एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए। एक्स 2.25 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल डी 2.4 है और स्मॉल ए जो है 0.48 mm है, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। we'll make lambda as subject and from here we get the value of wavelength as 4.5 10 raised to the power minus 7. Okay, the next question. हाँ जी, ये निकालने क्वेश्चन है। अब वो कहता है जी कि ये दो वेव्स हैं, एक D1 से जा रही है P पे और एक D2 से जा रही है P पे। बताइए कि वहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। वेवलेंथ दी हुई है उन्होंने 1.6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्टिव के लिए जरूरी है कि पार्ट डिफरेंस जो है वो n टाइम्स लैम्डा हो, और अगर लैम्डा बाय 2 होगा तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। 11.2 और 7.2 कितना डिस्टेंस है? 4 डिवाइड बाय 1.6, 2.5 ही वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो हम पार्ट डिफरेंस निकाल के देखेंगे कितना बनता है, उसको फिर लैम्डा से डिवाइड करके देखें। अगर तो होल नंबर आता है फिर कंस्ट्रक्टिव होगी, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव होगी। अब वो कहता है जी दोनों वहां हमें मालूम है कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ही है, मगर वो कहता है ये दो चेंज की है हमने अपनी से। पहले चेंज क्या की है? 1 बाय 1 कर दी है कि इनिशियल फेज डिफरेंस 180 का है। दोनों में इनिशियल फेज डिफरेंस 180 का पहले ही एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वहां पे पार्ट डिफरेंस 2.5 का बन रहा है तो 0.5 उसमें हम फर्दर ऐड करेंगे, बिकॉज वो शुरू में ही 0.5 इनिशियली एग्जिस्ट करता है। तो 3 लैम्डा बन गया। सर 180 पे क्या 0.5 हाफ वेवलेंथ बनती है ना, 360 इज वन कंप्लीट वेवलेंथ, 180 इज हाफ वेवलेंथ। तो 180 का मतलब है कि शुरू में ही 0.5 का फेज पार्ट डिफरेंस है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस बन जाएगा 2.5 प्लस 0.5, 3 लैम्डा। होल नंबर है, इसलिए वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एंड द पार्टिकल विल वाइब्रेट। अब सेकंड उन्होंने सिर्फ चेंज क्या किया कि एक की इंटेंसिटी कम कर दी है। अब पावर डिफरेंस 2.5 ही है,
तो क्या कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी? एक का एम्पलीट्यूड कम है, एक का ज्यादा है, तो आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे वो। तो करेंगे लेकिन कंप्लीटली नहीं। कंप्लीटली नहीं, इसका मतलब वहां में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो जाएगी, यस। डिस्ट्रक्टिव होगी बेटा। उसका constructive नहीं है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मगर वो जीरो नहीं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग, when two or more waves meet, the resultant displacement is a vector sum of individual displacement of the wave at that point. अब आपको लाइट की वेवलेंथ भी दी हुई है, ए बी भी दिया हुआ है विच इज 1.4 मिलीमीटर, और कैपिटल डी भी दिया हुआ है 2.6 मीटर्स। आपने दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस निकालना, इसका मतलब एक्स निकालो। लैम्डा दिया हुआ है 590, डी दिया हुआ है 2.6, स्मॉल ए दिया हुआ है 1.4 मिलीमीटर। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसको हमने मिलीमीटर में लिखना है, आंसर मीटर में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव टू वेव्स। वो कहते हैं जी, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स फॉर्मिंग द डार्क फ्रिंज। अगर दो वेव्स मीट कर रही हैं और वहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? एक का क्रेस्ट होगा और दूसरे का ट्रफ होगा। क्रेस्ट और ट्रफ में क्या फेज डिफरेंस है? क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पोजीशन, ट्रफ इज द लोएस्ट पोजीशन। तो एक ही वेव को क्रेस्ट ट्रफ में। एक का क्रेस्ट है, दूसरे का ट्रफ है जी। तो क्रेस्ट और ट्रफ में कितना फेज डिफरेंस होता है? 90 डिग्रीज। हाईएस्ट पोजीशन लोएस्ट पोजीशन 90 होगा। सर्कल के ऊपर एक हाईएस्ट पोजीशन पे है, एक लोएस्ट पोजीशन पे है, 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज। अब वो कहता है जी ये दोनों मीट करती हैं तो ब्राइट फ्रिंजेस का क्या इंटेंसिटी होगी और डार्क की क्या होगी? ब्राइट में दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे और डार्क में दोनों के एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे। इसका एम्पलीट्यूड 2 है, इसका एम्पलीट्यूड 1.4 है। तो ब्राइट के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय के करके एम्पलीट्यूड स्क्वायर करेंगे, 3.4 है। और डार्क के लिए 2 माइनस 1.4। इंटेंसिटी होती है के टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। के और के कट जाएगा एंड यू गेट द आंसर। व्हाट इज डायफ्रैक्शन? डेफिनेशन मैंने पहले लिखा दी है, इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स as it passes around an edge or a narrow gap into region of a perfect or geometrical shadow. अब वो कहते हैं कि हमारे पास ये सेंट्रल मैक्सिमा है और एक y है जो डार्क फ्रिंज है, z भी डार्क फ्रिंज। एक्सप्लेन why bright fringe is produced at point x। यानी दो सोर्सेज हैं और x जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज क्यों बनती है? तो दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, क्यों होती है? बिकॉज दे हैव ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस। सो नतीजा क्या होगा? पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, so they meet constructively and amplitude increases and a bright fringe is observed। क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है ना, तो जो पहले स्लिट है वहां से डिस्टेंस और दूसरी स्लिट से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ये ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस। अब वो कहते हैं जी बताइएगा कि y का डिस्टेंस कितना है? State the difference in distance for y. Y is the first dark fringe। अब याद रखिएगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज में पार्ट डिफरेंस जो होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। इट इज लैम्डा बाय 2। फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है। इस तरह फर्स्ट मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा होता है। तो यहां पे ये लैम्डा बाय 2 बन जाएगा 580 डिवाइड बाय 2।
सेंट्रल मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस 0 था और ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। डिस्टेंस सर डी अगर उन्होंने ईच स्लिट पूछे तो हम दो नहीं लिखेंगे आंसर्स? यहां से इन दोनों स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस पूछ रहा ना वो आपसे। यस सर। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ही होगा ना। यस सर, ओके सर। अब वो कैपिटल डी मांग रहा है आपसे, x इज इक्वल लैम्डा डी ओवर ए। x आपका जो है अभी निकाल लिया 2 मिलीमीटर है, लैम्डा दिया हुआ है 580 और a दिया हुआ है 0.41, तो यहां से आपने d निकाला। अब वो कहते हैं जी एक फ्रिंज की इंटेंसिटी कम कर दी है, कंपेयर द अपीयरेंसेस ऑफ द फ्रिंजेस बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। एक की कम कर देंगे तो फ्रिंज सेपरेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ब्राइट फ्रिंजेस विल बी स्लाइटली लेस ब्राइट but dark fringes will no longer be dark. Here, चलो this completes इंटरफेरेंस। इसके एक आधा क्वेश्चन और भी होंगे, मैं आपकी पिक्चर्स किसी के भेज दूंगा, वो आपने ट्राई करने हैं। एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। बल्कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट चैप्टर है क्या। इट इज डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। सिर्फ मैं बेसिक से कराऊंगा आज। सो व्हाट इज डायफ्रैक्शन, सिर्फ ये डेफिनेशन लिखेंगे हम, बाकी कल से डिटेल में करें। डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट मींस spreading of the wave into the region of perfect or geometrical shadow when it passes through a narrow slit or opening or around an obstacle। यानी कि अगर ये पास करती है एक ऑब्स्टिकल से तो ये उस एरिया में भी एंटर कर गई है जहां से हमने इसको ब्लॉक किया था। ये जो अगर मैं यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो बनता है इसके नीचे। बट आई ड्रॉ दैट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जो मैं लाइन ड्रॉ की है इसके नीचे जो है वो ज्योमेट्रिकल शेडो है, यानी कि उस जगह पे से हमने इसको लॉक कर दिया था। मगर ये वेव उस एरिया में भी एंटर कर गई, नीचे वाले एरिया, ये ज्योमेट्रिकल शेडो था। इस इफेक्ट का नाम जो है वो डायफ्लेक्शन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वेव के सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन लेके आते हैं तो पहले वो पैरेलल जा रही थी, अब वो पैरेलल की बजाय सर्कुलर वेव में कन्वर्ट हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ओपनिंग को बड़ा कर दें तो अब भी वो डायफ्लेक्ट कर रही है मगर डायफ्लेक्शन कम हो जाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर इज नो चेंज इन इट्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। इस फिनोमेना को हम डायफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये सर्कुलर वेव में कन्वर्ट क्यों होती है। ये देखिएगा जरा कि व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर वेव्स। ये हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन, ये वेव्स आ रही है, यहां से ऑनवर्ड क्या होगा कि जो ये हमारे पास छोटा सा यहाँ पे वेव फ्रंट बच गया है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल विल बिकम सोर्सेस, यानी कि वो तमाम के तमाम सोर्स बन जाएंगे फॉर द नेक्स्ट वेव। अब इससे ऑनवर्ड जो ये मेरा पहला पॉइंट है, यहां से एक सर्कुलर वेवलेट बनेगी, इससे भी सर्कुलर बनेगी, इससे भी सर्कुलर, इससे भी सर्कुलर, आखिरी वाले से भी सर्कुलर। दिस इज योर नेक्स्ट वेव फ्रंट। अब इसके ऊपर भी तमाम पॉइंट जो है वो सोर्सेज है, उनके भी अपने वेव फ्रंट बनेंगे। ये आपकी रिजल्टेंट वेव लेकिन सर्कुलर होती जा रही है, इससे अगली वाली जो है वो और ज्यादा सर्कुलर हो जाएगी। हर पॉइंट एज अ सोर्स एक्ट करता है, वो अपनी अपनी वेवलेट्स क्रिएट करेगा।
उन तमाम वेवलेट्स को ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट वेव फॉर्म बन जाते हैं, प्रोड्यूस करेगा। अगर ये आपके पास एक सोर्स है तो ये अपनी वेव क्रिएट कर रहा है, इसको वेवलेट कहते हैं नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करने के लिए। इस तरह ये अगर एक और पॉइंट है, ये अपना वेवलेट प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक और पॉइंट है, ये अपना वेवलेट, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपकी रिजल्टेंट वेव बन रही है। ये फिनोमेना जो है इसको हाइजीन्स प्रिंसिपल कहते हैं। इसके ऊपर बेस करके हम ये कहते हैं कि वो इसकी सर्कुलर वेव में कन्वर्ट हो जाती है। सर अगर ये सोर्सेज हैं तो इन सबका वेव फ्रंट अलग अलग होगा, तो रिजल्टेंट वेव फ्रंट किसका निकलता है? इन सबका क्या होगा? वेव फ्रंट्स इन सबके अपने इंडिपेंडेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। ये मैं दिखाया पहला सोर्स, ये वेवफ्रंट बना हुआ है इसके सामने, ये इसका बना हुआ है वेवफ्रंट, यस। इसका बना हुआ है। अब ये जब आपस में इंटरफेयर करेंगे तो जो रिजल्टेंट पाथ बन रहा है वो रिजल्टेंट वेव है। अब तमाम वेवफ्रंट, क्योंकि वेव तो सबकी सेम ही है ना, यस सर। इसका मतलब ये होगा कि ये पहले का वेव फ्रंट है, ये दूसरे का, ये तीसरा, सारे पॉइंट के वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर करके एक नया वेव क्रिएट कर देंगे, जहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको। और उस वेव का अपना नया वेव फ्रंट होगा। ये पहला वेव फ्रंट था, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट बन गया। ठीक है सर। अब इसके बाद ये तमाम पॉइंट इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अपने वेवलेट्स बनाएंगे, तो उनको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाएगा, और इस तरह ये आगे आगे मूव करती जाएगी। इसको हाइजेंस प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है जी। अब ये भी आपस में इंटरफेयर करेगी, हम आगे इसकी जो इंटरफेरेंस है उसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन पैटर्न। वो इंशाल्लाह हम कल इसको डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसको। इसमें भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो भी वैसे ही है जैसे इंटरफेरेंस और वेव का फॉर्मूला।